Anyone have any doubt in consumerism? किसी को भी कंज्यूमरिज्म में कोई डाउट है? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? वी आर जस्ट डिवाइडिंग द वर्क. ठीक है, वी कैन जस्ट मेक द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विद इन द ऑफिस. ठीक है, जहां पर हम बेसिकली काम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, एक ऑथोरिटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, हम सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. और जब ये तो हुआ सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग, नाउ वी आर यूजिंग द टर्म मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. जब मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है यानी कि आपको ऑर्गेनाइज करना है, बट कौन सा लेना है बेसिकली आपको पॉइंट, मार्केटिंग का. यानी कि यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, ऑल द काइंड्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज. मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे आपके प्लेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, आपके फिर सेल्स से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको हमें किस तरीके से ओवरऑल एक प्रॉपर स्मूथ प्रोसेस में करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज. अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि क्यों हमें मार्केटिंग ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत है, व्हाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज द मार्केटिंग एक्टिविटीज. वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मार्केटिंग बेसिकली क्या है आपका, मार्केटिंग कंसेप्ट अब किस पे बेस्ड है, आपके कस्टमर पे बेस्ड है. अब मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज करती है, उनका अलग अलग वे होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है मार्केटिंग करने का. क्लियर है? अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपका एक साउंड बेसिकली बोल सकते हैं, एक साउंड या क्वालिटेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. तो ये तो बात होगी आपके मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आप 2-3 लाइन लिखिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में. राइट, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द व्हीकल, marketing organization is the vehicle for making decision on all marketing, for making decision on all marketing activities, such as मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाद marketing organization is the vehicle for making decision on all marketing areas, यानी जितने भी मार्केटिंग के एरियाज हैं, दैट इज प्रोडक्शन, एक्टिविटीज में बोले थे मैम, प्रोडक्शन, सेलिंग. क्लियर है? फिर से लिखिए, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द व्हीकल फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन ऑल मार्केटिंग एरियाज, एक्टिविटीज नहीं होगा मैम, क्या बच्चे? एक्टिविटीज नहीं होगा. हाँ, एक्टिविटी नहीं एक्टिविटीज होगा. लिखिए, बिल्कुल लिखिए, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज या फिर एरियाज. एंड आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए. एनीवन हैव एनी डाउट, देन फर्स्ट नीड टू रेज द हैंड, आफ्टर दैट आप अपने आप को म्यूट कीजिए, उसके बाद फिर आंसर बोलना है आपको कुछ भी. ठीक है, सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज. ठीक है, तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, एक तरीके से व्हीकल है बेसिकली किसके लिए, कि हम सारे डिसीजन जो भी आपके एक्टिविटीज में आएंगे, और एक्टिविटीज में आपके कौन कौन से डिसीजन आ सकते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड आपका हो गया, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड चीजें हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीजें होंगी, प्राइसिंग ऑफ फॉर द प्रोडक्ट्स से रिलेटेड चीजें हो गई, यानी पूरे मार्केटिंग मिक्स को लेकर, और मार्केटिंग कंसेप्ट्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज. ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, यानी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि बेसिकली आप विद इन द ऑफिस किस तरीके से काम को डिवाइड कीजिएगा, क्या स्ट्रक्चर रेडी कीजिएगा, क्या प्रोसेस कीजिएगा, ताकि हम एक इफिशिएंट, इफेक्टिव और साउंड डिसीजन ले सके किस चीज से रिलेटेड, मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड. और मार्केटिंग एक्टिविटीज में आप लोगों को पता ही है क्या क्या इंक्लूड होगा. क्लियर हो गई बात? मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई डाउट है? ओके, next why we need for marketing organization, when the question arises why we need to we have very effective marketing organization, for there are so many reasons. The first one is for making the proper marketing program.
ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम एक इफिशिएंट बनाने के लिए, कंज्यूमर को प्रॉपरली टारगेट करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में खुद को सस्टेन कराने के लिए, अपनी कंपनी को आप सस्टेन करवाने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए या फिर प्रोडक्ट्स के से। अगर आपके ऑफिस में ही प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, टाइमली नहीं हो रहा है, ठीक है, कंफ्लिक्ट से एम्प्लॉइज के विद इन, तो ये सारी चीजें आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, आपके मार्केटिंग में क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इसीलिए हमें एक साउंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमेशा ये आप देखिएगा, जो अच्छे कंपनीज हैं उनके यहाँ का जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है वो कॉमनली बहुत ही बेटर होता है कंपैरेटिवली टू अदर कंपनीज। ठीक है, तो व्हाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेकंड टर्म इज व्हाई वी नीड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, समझ में सबको आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, what are the principles for organization, what are the various principle of organization? क्या क्या प्रिंसिपल्स है? अगर आपने क्लास 12th में पढ़ाई होगा आई थिंक, प्रिंसिपल्स एंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट चैप्टर 2। तो जब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको उसमें एक बात समझ आया होगा कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फेयोल। ठीक है, अगर उसमें से कुछ पॉइंट्स याद हैं तो आपकी ये हेल्प करेगा इसको समझने में। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको लिखते जाइए, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स। पहला लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखिए, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। म्यूट कीजिए सब लोग, म्यूट कीजिए। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड लिखिए इफिशियंसी, सेकंड पॉइंट इफिशियंसी, लिखते जाइए पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट लिख लिया यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। द सेकंड पॉइंट में आप लिखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी। थर्ड लिखिए डिवीजन ऑफ वर्क, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। फोर्थ लिखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट स्पैन ऑफ कंट्रोल। 4 पॉइंट्स लिख लिया। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट स्कैलर प्रिंसिपल, स्कैलर प्रिंसिपल, जो आपने दूसरा वर्ड सुना होगा स्कैलर चेन। ठीक है, तो स्कैलर प्रिंसिपल, स्कैलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन। नेक्स्ट फंक्शनल डेफिनेशंस, फंक्शनल्स डेफिनेशन या फंक्शनल एक्टिविटीज लिखिए, फंक्शनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तक सबने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। एंड नेक्स्ट लिखिए कम्युनिकेशन, कंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अभिषेक वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए।
कितने प्रिंसिपल लिखवाए आकांक्षा मैंने? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर? मैम 14 प्रिंसिपल्स आर देयर। यस 14 प्रिंसिपल्स, एंड यू नो कि फ्योल ने भी 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, बट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, क्लियर है। और टेलर ने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब बात आ रही है प्रिंसिपल की, तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कौन से रूल और सिद्धांत की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब हम ऑब्जेक्टिविटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब है व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, like what we already discussed, that the goal of any organization, I'm talking about long term, so that is growth and that is profit earning, right? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल ये होता है। शॉर्ट टर्म गोल में कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग टू सेल्स इंक्रीज हो जाए, ज्यादा कंज्यूमर्स बन जाए, राइट? तो हमें क्या करना है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मैं कोई एक एम्प्लॉय हूं और मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मेरे जो अपने गोल है, जो इंडिविजुअल गोल है, वो किसके साथ मिल जाए जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। तो यहाँ पर क्या बात हो रही, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की, यानी कि जो इंडिविजुअल गोल है उसको हमें कन्वर्ट कर देना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। क्लियर हो गया? तो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है, और ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड एंड दे विल फील zeal and enthusiasm towards their work, राइट? तो पहला होगा आपका यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ एम्प्लॉय के गोल को हम क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, क्लियर है? या फिर उनको इतना मोटिवेट कर देंगे कि दे विल फील दैट आवर गोल इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल, या फिर अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट सबको? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? अभिषेक, आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है बात? वीडियो ऑन कीजिए, आपको मैं बोल रही हूँ इतनी बार। वीडियो ऑन है मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इफिशियंसी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क जो हो वो मैम यस मैम मेरा डाटा खत्म हो गया तो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो ओके, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है हिमांशु, ठीक है। थैंक यू। चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इफिशिएंसी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफिशिएंसी, व्हाट डज इट मीन? इफिशिएंसी का मतलब होता है जब हम कोई भी काम बहुत ही कम टाइम में और बिना डिले किए हुए कर ले। यानी कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई वर्क है, कंपनी कोई भी काम में अगर इन्वॉल्व है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई तभी मानी जाएगी जब वो विदाउट डिले कोई भी काम करे। यानी कि टाइम इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। लो कॉस्ट विथ लो टाइम विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकेंड पॉइंट आएगा आपकी इफिशिएंसी, कि आप जो वर्क कर रहे हो या आपकी एम्प्लॉय कितने ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन, यानी काम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें वहां पर मान लो 20 एम्प्लॉइज दे आर वर्किंग एंड दे डोंट नो दैट व्हाट वर्क दे हैव टू डू, एंड उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उन्हें प्रॉपरली काम नहीं असाइन किया गया है, डिवीजन नहीं हुआ है काम का। इस केस में क्या हो सकता है, बेसिकली आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा, आप बैठिएगा, आपको पता नहीं आपको क्या काम करना है, और इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद डीमोटिवेट हो जाइएगा एज ए एम्प्लॉय, राइट? तो कोई भी काम जो होता है, यानी कि उसको एक प्रॉपर डिवीजन और डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एम्प्लॉय के बीच में उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना और असाइन करना, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें आपका क्या होगा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी है या सुपरवाइजर वगैरह है, उनका एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए उनकी एम्प्लॉय पे, बट नॉट इन द नेगेटिव वे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब ये है दैट इज रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द नॉर्मल प्रोडक्टिविटी। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी को हार्म कीजिएगा, आप किसी को थ्रेट कीजिएगा, नहीं, ये नहीं करना है आपको। वी हैव टू कंट्रोल ओवर द बोल सकते एम्प्लॉइज एंड द फ्लोर लेबर क्लास
फ्लोर में जो वर्कर्स हैं उन पे कंट्रोल करना है, बट दैट इज ओनली रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। स्केलर प्रिंसिपल में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle the authority and responsibility, according to this principle the authority and responsibility should be clear, should be in a clear line, should be in a clear line, should be in a clear line from top to the bottom, from top to the bottom of the organization. According to the principle, according to the principle, the authority and responsibility, according to this principle, the authority and responsibility should be in a clear line, should be in a clear line from the top to the bottom, from the top to the bottom of the organization. What is the meaning of scalar chain? You already saw this, ये वाला आपने एक देखा होगा बेसिकली, एक डायग्राम जो आपके 12th के बुक में बना होता है, स्केलर चेन। यानी if the person Yes, is on top and the person is here A, then there B, then there C, the authority और responsibility वाला जो बेसिकली सिनेरियो है, ये बिल्कुल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप ऐसे करके फ्लो होना चाहिए। यानी ए के नीचे अगर बी है तो बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और सी है तो पहले अगर सी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पहले बी के पास जाएगा, ना कि वो सीधे ए के पास जाएगा। क्लियर है ना? तो स्केलर चेन का मतलब यही है कि जो भी बेसिकली वर्क असाइन किया गया है, डेजिग्नेशन है, यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। इफ यू आर ऑन द टॉप, ठीक है, अगर आप टॉप पे हो तो आप अपने बी को पहले कोई काम बताओगे एंड बी जो है वो सी को बताएगा, सी जो है वो डी को बताएगा। लाइक दिस द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विल बी फ्लो। क्लियर हो गई ना बात? एंड देन अगर यहाँ कोई डी है तो डी इज रिस्पॉन्सिबल टू टेल द C about the work, C is responsible to tell about the B to B को बताएगा वो about the work and B जो है वो A को बताएगा। Like this there will be flow। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में फ्लो होना चाहिए किसका? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है बात कि आप अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट में है तो आप अपनी ऑथोरिटी बेसिकली किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को दीजिएगा, यानी द पासिंग ऑफ ऑथोरिटी टू मेकिंग या टेकिंग सम डिसीजन, दैट इज नोन एज हाँ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने काम को बेसिकली अपने वर्क को ऑथोरिटी के साथ किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दें। क्लियर हो गई बात? जैसे अगर मैं कहीं पर मान लो कहीं पर मैं टॉप लेवल पे हूं तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को बेसिकली कोई काम असाइन करूंगी, वर्क असाइन करूंगी और साथ साथ उसे डिसीजन लेने के लिए ऑथोरिटी भी दे दूंगी। क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं डेलीगेट करना, पास ऑन कर देना, असाइनमेंट प्लस ऑथोरिटी, दोनों चीज होगा डेलीगेशन में। क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फंक्शनल एक्टिविटीज। यानी कि फंक्शनल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज? फंक्शनल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपके पास जो भी फंक्शंस या फिर जो भी फंक्शन आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी हो रही है आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन होते हैं, रिलेटेड विद द फाइनेंस, रिलेटेड विद द मार्केटिंग, रिलेटेड विद द आईटी, रिलेटेड विद द बेसिकली आपके रिसर्च, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी फंक्शंस चल रही हैं, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, हार्मोनियस वे में चलना है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, लिखिए द ड्यूटीज फंक्शनल में लिखिए द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, the duties, responsibilities, duties, comma लिखे, authorities, comma responsibilities and organizational relationship.
relationship of an individual working, the duties, responsibilities, authorities, organizational relationship of an individual working on a particular position should be clearly defined. ठीक है, so there will be no confusion. ठीक है, यानी कि आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको किसको बेसिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपको कौन से एरिया में काम करना है, ये सारे जो भी फंक्शंस है बेसिकली आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से, मान लो कि समवन इज द मार्केटिंग मैनेजर, so that person is basically related with all the marketing activities obviously, तो उसके functions marketing activities से related होंगे. मान लो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के अंडर सब डिपार्टमेंट, कोई मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो बेसिकली उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज निभानी है, ठीक है, कौन कौन सा वर्क करना है कंप्लीट, और बेसिकली क्यों होना चाहिए कि ताकि उससे कल को कोई कंफ्यूजन ना हो. तो सारे फंक्शंस के बारे में किसे क्लैरिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या जो भी उस डेजिग्नेशन पे है और उसका क्या काम है. क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैव एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आप लोगों को पता है, ऑथोरिटी विच इज रिलेटेड विद सम पावर, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर जब ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देन वी विल टॉक अबाउट द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, राइट. जब यहाँ पर ऑथोरिटी है, यानी कि कोई बेसिकली किसी के पास पावर है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन करेगा, बेसिकली उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि अगर अगर कोई पर्सन, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई मेंबर है और उसके अंडर में, चलो बीओडी को हटा दीजिए, आप सीईओ मान लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके अंडर में अगर कोई मैनेजर काम कर रहा है, तो लाइक मैनेजर सबऑर्डिनेट हुआ और सीईओ क्या हुआ, सुपीरियर हुआ. अब सीईओ सुपीरियर है तो उसके पास क्या राइट है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए. और उस पर्टिकुलर मैनेजर का क्या काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसे फुलफिल कीजिए. अगर कोई पॉलिसी बनाया जा रहा है टॉप लेवल से, तो उससे क्या कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर हो गई बात? तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली कनेक्टेड विद द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड. अच्छा, एक बात सुन लीजिए आप लोग, कि हो सकता है बीच में वीडियो बंद हो जाए, ठीक है. अगर वीडियो बंद हो जाता है तो वापस से आप उसी लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिएगा. क्लियर है सबको? ठीक है. अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट है तो उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर कोई एक इंडिविजुअल को 10 लोग सुपरवाइज करेंगे, 10 लोग उसको गाइड करेंगे, 10 लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इन दैट केस द पर्सन विल बी इन डायलेमा, और मे बी he or she will be in confusion कि what work first they need, she need to do or he need to do, right. तो वो confusion में रहेंगे. तो हमेशा unity of command ये बोलता है कि अगर कोई एक subordinate है तो उसे सिर्फ एक ही superior क्या करेगा, instruct करेगा, guide करेगा और कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा. क्लियर हो गई बात? तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि वन सुपीरियर विल कमांड द वन सबऑर्डिनेट विल बी गेट कमांडेड फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, राइट. एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक सुपीरियर ही क्या करेगा, बेसिकली कोई भी कमांड कर सकता है या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है. बात समझ में आ गई सबको? 12th का कुछ याद होगा तो आई थिंक आप लोग को याद आ रहा होगा. अगर 12th का कुछ अब आपको याद होगा, सेकेंड चैप्टर का बुक फर्स्ट सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आपके ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस थे. तो याद आ रहा है? जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आई एम आस्किंग देम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. आशीष? Yes, ma'am. समझ आ रहा बच्चे? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड में सबको समझ आ गया? वन सुपरवाइजर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू वन सबऑर्डिनेट. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि इसमें लिखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक लाइन लिखिए, there must be one head and one plan. One head and one plan.
वन हेड वन प्लान एंड आगे कॉमा देके लिखे सेम ऑब्जेक्टिव। वन हेड वन प्लान, आगे सेम ऑब्जेक्टिव। जो आपने यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी किया था ना कि हमारा एक ही गोल है, यहाँ पर वही चीज क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली जितने भी लोग होंगे, यानी कि जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए काम के लिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन सुपीरियर उसको गाइड भी कर रहा है तो वो भी एक ही चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर कोई सबऑर्डिनेट काम कर रहा है तो उसका भी सेम ही डायरेक्शन होना चाहिए, यानी सबकी जो राह होनी चाहिए, जो पाथ होना चाहिए, वो सिमिलर और सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि अगर देयर आर सो मेनी functional areas within the organization, right? There are so many departments within the organization. In that case, if the people or the departments will not coordinate, is it fine? Is it okay that they are doing the work in efficient way? Is it possible? Tell me. कोई possibility है कि अगर कोई कुछ डिपार्टमेंट्स एक दूसरे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या उनका काम इफिशिएंटली और स्मूथली हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा? No, ma'am. नो। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द प्रॉपर वर्किंग एटमॉस्फेयर और एज वेल एज फॉर द इफिशिएंसी, राइट? क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन में तो अपने से भी आप लिख सकते हैं ना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो मे बी बाद में जाके एक्सपैंड करे, हो सकता है उसके ब्रांचेस इंक्रीज करे, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करे, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमेशा क्या रूल अपनाना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी का। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू चेंजेस, राइट? ऑब्वियसली चेंज ही होगा आपका, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कल को आपके कुछ प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हो जाए, कुछ फंक्शनल एरियाज इंक्रीज हो जाए, कुछ ग्रोथ हो जाए, या फिर आप एक सिटी में आपका एक मान लीजिए ऑफिस है तो आपने उसको 2 सिटी में कर लिया, 3 सिटी में, तो ये क्या है? बेसिकली एक एक्सपेंशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपको रेडी रखना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर में भी दे आर एबल टू डू द जॉब। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली जो ये ऑर्गेनाइजिंग कल्चर है इसको आपको कंटिन्यूअसली रखना है और हमेशा इस पे इफिशिएंट बनाने के लिए इस पे काम करते रहना है, ठीक है। एम्प्लॉय को भी इफिशिएंट बनाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है, उसे रीडिजाइन करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सेम एज इट इज द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग द वर्क इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? Next point is communication. When we are talking about communication, we are talking about 2 type of communication, that is vertical and horizontal communication. यानी कि आप लोगों ने सुना होगा ये भी चीज कि vertical वाला जो होता है टॉप, मिडिल, लो एंड फ्लोर लेवल। क्लियर है? तो अब ये जो बेसिकली आपके डिफरेंट लेवल्स जो हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या है? ये आपके वर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई टॉप लेवल पे है उसके पास ऑथोरिटी ज्यादा है, उससे जो नीचे उसके पास कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से कम है, उससे भी जो नीचे उसको कंपैरेटिवली दोनों लेवल से कम है। तो लाइक इसको कहते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन भी हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रॉपर्ली होना चाहिए, यानी टॉप लेवल वाले अगर मैनेजर को बता रहे हैं, मैनेजर वाले अपने एग्जीक्यूटिव्स को बता रहे हैं, एग्जीक्यूटिव या फिर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जो है बेसिकली वो वर्कर्स को बता रहे हैं। तो ये एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए। जब when we are talking about the horizontal communication, then basically we are talking about the different departments, and जो departments होगा either that is sales हो गया आपका department, second आपका अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, अगर हम सिर्फ मार्केटिंग को लें तो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, तो ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके भी क्या होना चाहिए? ये सारे इक्वल एक ही पोजीशन पे आएंगे, तो इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब हम सेम लेवल में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इज समथिंग व्हिच इज लाइक टॉप टू लोअर ऑथोरिटी तक आएगी बात। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किसी को कोई डाउट है? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द वे, एंड इसमें आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स और ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं आपके? क्लियर है? ठीक है। उससे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहले वी जस्ट नीड टू गिव मी योर अटेंडेंस दे दीजिए मुझे।
ठीक है, बैच 1 एंड बैच 2। अच्छा एक काम कीजिए, टाइम तो थोड़ा सा कम है अभी, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, नेक्स्ट जब हम फिर से रिज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं अटेंडेंस ले लूंगी। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन का। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट लिखिए ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, optimum use of resources and new technology. Optimum use of resources and new technology. Optimum use of resources and new technology. यानी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट वगैरह होगा, ठीक है, अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपरली फंक्शनल है, ठीक है, तो इन दैट केस आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को, आइदर दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट, आइदर दैट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स, वी कैन यूज द प्रॉपर, पोटेंशियली हम यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। Second point, help in growth of enterprises. Akanksha, tell me, what does it mean? मैम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है क्या चीज? पॉइंट के बारे में बताइए मुझे। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्या है ये? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, इसका मतलब? मैम मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करे, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे, प्रॉफिट अच्छा करे, इसके लिए जरूरी है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पॉइंट्स तो आई थिंक ऐसे ही क्लियर है आप लोग सबको, है ना? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ